नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। कल रात को आपने देखा होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल, जिसमें कि हमारी टीम इंडिया ताबड़तोड़ अंदाज में न्यूजीलैंड को पेल करके रख देती है। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था, इसमें हमारी टीम इंडिया रेवेंजर्स मोड में चल रही थी। हमने 2017 फाइनल में पाकिस्तान से हार का बदला लिया, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से भी कहीं ना कहीं 2023 की जो हार थी उसका थोड़ा सा कुछ हद तक तो बदला ले ही लिया है। और कल रात को हमने न्यूजीलैंड से 25 साल पुराना हिसाब बराबर कर लिया है। 25 साल पहले, यानी कि साल था 2000 और 15 अक्टूबर 2000 की वो तारीख थी जब हमारी टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है। वो नैरोबी का जिमखाना ग्राउंड था जिसमें कि सौरव गांगुली सेंचुरी मारते हैं, सचिन तेंदुलकर ताबड़तोड़ 69 रन बनाते हैं और न्यूजीलैंड को 265 का टारगेट मिलता है, जिसे कि वो लोग हंसते खेलते पार कर लेते हैं। क्रिस कैन्स नाम का खिलाड़ी था, वो सेंचुरी मारता है। वो जो हार थी ना भाई, उस हार का कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक बदला पूरा कर लिया है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोले कि भाई ये खेल है, इसमें बदला नहीं होता, लेकिन भाई बदला तो होता है कहीं ना कहीं। कभी न कभी आप एक हिसाब किताब बराबर करने के तेवर में तो आ ही जाते हैं। और कल तो भाई साहब सोने पर सुहागा हो गया। हमने ना सिर्फ ट्रॉफी जीत ली, बल्कि वो 25 साल पुरानी जो हार थी उसका जो दाग था उसे भी धो दिया। और इस दाग को धोने का जो बीड़ा है वो कप्तान रोहित शर्मा उर्फ हिटमैन, जिसे कि हम लोग अक्सर हिप्पो वड़ा पाव बोल करके चिढ़ाते हैं। कांग्रेस की एक नेता जो है क्या नाम है, शमा मोहम्मद, वो रोहित शर्मा को मोटा बोल रही थी, अनफिट बोल रही थी। देखो हम लोग तो क्या है भैया, फैन है। हम लोग तो आज गाली भी देंगे, कल ताली भी बजाएंगे, बिकॉज हम फैंस क्या है कि चाहते हैं कि खिलाड़ी अच्छा करें, हमारी टीम अच्छा करे। और जब टीम अच्छा नहीं करती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और प्लेयर्स को ट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग फैन हैं, हम कोई नेता नहीं है, हम किसी जिम्मेदार पोजीशन पर नहीं बैठे। तो हम लोग जब प्लेयर्स को ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो वो कुछ हद तक चल जाता है, लोग सह लेते हैं कि यार चलो फैन है, फैंस के रिएक्शन होंगे। लेकिन जब ऐसे लोग जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जब ऐसे लोग किसी खिलाड़ी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत एक गलत संदेश भी जाता है। साथ ही साथ उस पार्टी के जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी, मेंटेलिटी का भी पता चलता है। लेकिन इन सारे लोगों को इंक्लूडिंग हम सबको भी कहीं न कहीं बोलती बंद करने पर मजबूर कर दिया है रोहित शर्मा ने। जिस तरीके से कल रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली है, वैसे अगर आप देखें इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हर मैच में कोई न कोई एक मैच विनर अलग-अलग निकल कर के आया है। पहले आपने देखा था बांग्लादेश के अगेंस्ट शमी ने 5 विकेट लिए थे, फिर शुभमन गिल ने कितने सेंचुरी नहीं मार पाया था, 80 समथिंग मारे थे। फिर आपने देखा पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली का बल्ला तो चलता ही है। विराट कोहली का भी एक पैटर्न रहा है, बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं चला, पाकिस्तान के अगेंस्ट चला, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं चला, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चला और फिर कल रात को फाइनल में वो नहीं चल पाया क्योंकि जो ब्रेसवेल था उसकी बॉल गजब तरीके से स्पिन होकर के आई और कोहली जो है वो कुछ कर पाए। इसके पहले ही कोहली साहब का जो सफर था वो शुरू होते से ही खत्म हो गया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हर मैच में एक अलग अलग मैच विनर निकल के आया है, तो कभी शुभमन गिल, कभी मोहम्मद शमी, कभी वरुण चक्रवर्ती, कभी कुलदीप। उसी क्रम में कल रात को था कप्तान रोहित शर्मा का नंबर। आते से ही मतलब जैसे ही बैटिंग की शुरुआत करी उसने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। वैसे रोहित शर्मा के फेवर में कल एक चीज और गई और वो चीज ये है कि जो मैट हेनरी था न्यूजीलैंड का, वो पिछले मैच में इंजर्ड हो गया था सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो मैट हेनरी अगर नहीं खेल रहा है तो कहीं न कहीं आधा मुकाबला तो हमारे पक्ष में वैसे ही आ चुका था। और बाकी का जो आधा मुकाबला था वो पहले कुलदीप और वरुण और बाद में रोहित शर्मा ने मेक श्योर कर दिया कि ये जो मुकाबला है ये हम ही जीतेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो टीम है वो ताबड़तोड़ टीम है, मतलब हर मैच में कोई ना कोई नया मैच विनर आता है और सामने जो ऑपोजिशन होता है वो मतलब वो कहीं कोई टक्कर में है नहीं। तो जहाँ एक तरफ हमारी टीम का दमखम दिखता है, हमारे प्लेयर्स का मतलब पोटेंशियल दिखता है, लेकिन इन सारे पोटेंशियल्स को या फिर प्लेयर्स का जो दमखम है, हमारी जो टीम की स्किल्स हैं, उसे इग्नोर करके बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं और वो चीज है आईसीसी की प्लानिंग या जय शाह की स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो है, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है, बट स्क्रिप्ट के चक्कर में अब खिलाड़ियों का पोटेंशियल या जो टीम की स्ट्रेंथ है वर्सेस वीकनेस है उसको तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि काफी सारे लोग सिर्फ एक ही बात की पीपड़ी बजा रहे हैं कि भैया टीम इंडिया के सारे मैच दुबई में थे, एडवांटेज एडवांटेज एडवांटेज। अब अगर एडवांटेज की बात है तो भाई सबसे बड़ा एडवांटेज तो पाकिस्तान के पास ही था ना, वो तो अपना पहला ही मैच कराची में हार गए थे। वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान के इन्हीं लाहौर कराची के ग्राउंड्स पर खेल कूद करके बड़े होते हैं, वो अपने होम ग्राउंड पर नहीं जीत पाए, फिर आकर के दुबई में उस टीम इंडिया से भिड़ना चाहते थे जो ऑलरेडी कई बार मतलब पीछे के मैचेस में चारों खाने चित्त कर चुकी पाकिस्तान को। पाकिस्तान वाले सिर्फ वो 2017 का वो जो फाइनल था वहां और 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था दुबई में, जहां पर कि शाहीन अफरीदी
लक से फ्लूक से चल गया था। इन 2 मुकाबलों के अलावा हमेशा पाकिस्तान हारा ही है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं लोग क्या कौन से लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, जो हमेशा मतलब पाकिस्तान को एक अपर हैंड देने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट ऐसे ही गांजा फूकने वाले कुछ पाकिस्तानी फैन जो हैं वो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का जो सेमीफाइनल चल रहा था, वहाँ पर न्यूजीलैंड जो है वो जीत रही थी, साउथ अफ्रीका तो वैसे भी चोकर से वो चोक कर गए थे। तो कुछ फैंस ना वहाँ पर पोस्टर लहरा रहे थे कि टीम इंडिया देख रहे हो ना, ये कीवीज़ आ रहे हैं तुमको पेलने के लिए। भाई साहब कहाँ मतलब क्या मदरसा छाप मेंटालिटी है इन फैंस की, क्योंकि वो शायद भूल गए होंगे कि इसी न्यूजीलैंड को दुबई में हमने पेला था। और ये जो दुबई की जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस को ध्यान में रखकर ही हमारे जो बीसीसीआई है उन्होंने टीम पिक करी थी, टीम डिसाइड करी थी कि स्पिनर्स ज़्यादा होंगे। वैसे देखा जाए तो स्पिनर्स तो न्यूजीलैंड के पास भी हैं, लेकिन जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया था लीग फेज का जो मैच था इंडिया न्यूजीलैंड का, जिसमें कि न्यूजीलैंड वाले जो हैं वो 249 भी चेज़ नहीं कर पाए थे, वहाँ पर हमारे स्पिनर्स हावी हो गए थे। तो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो भले ही उनके पास कहने के लिए 4 स्पिनर हो, वो सेंटनर हो, ब्रेसवेल हो, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्रा, इन सो कॉल्ड स्पिनर्स की क्वालिटी या जो लाइन लेंथ है वो हमारे स्पिनर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हमारी टीम में कुलदीप है, वरुण है, जड्डू है, अक्षर है। अच्छा हमारी ये जो 4 स्पिनर्स हैं, इन 4 स्पिनर्स में किसको खिलाएँ, किसको नहीं खिलाएँ? सामने न्यूजीलैंड की टीम थी तो वहाँ पर 2-3 लेफ्टी थे, तो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जाना चाहिए। इस तरह की बातें कौन कर रहा था? इस तरह की बातें कर रहा था आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा के बारे में मैं अक्सर एक बात कहता हूँ ना, आन का ना गान का, ज्ञान देता है ब्रह्मांड का। जबकि ये आकाश चोपड़ा जो कि काफ़ी मतलब क्रिकेट खेल चुका है, इंटरनेशनल लेवल पर टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, काफ़ी सालों से मैचेस को कवर कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है, तो उसको इतना तो पता हो जाना चाहिए ना कि हमारी जो टीम इंडिया है और जो टीम इंडिया का मैनेजमेंट है, वो विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई भी छेड़-छाड़ नहीं करता है, अनलेस कि कोई जो प्लेयर है वो इंजर्ड हो जाए। तो वो टीम इंडिया जो कि अब तक अनबीटन रही है, ख़ास तौर पर आखिरी के 2-3 मैच देखें तो वरुण चक्रवर्ती चला है, कुलदीप भले ही एक मैच में नहीं चला हो, लेकिन कल वो भी 2 विकेट लेके चला गया। तो वो स्पिनर जो कि चल रहे हैं, तो खाम-खा में कोई क्यों प्लेइंग 11 में चेंज करेगा? लेकिन यही तो आकाश चोपड़ा या फिर इस तरह के और जो एक्स क्रिकेटर है, उनकी एक फ़ितरत बन चुकी है। वो सोशल मीडिया पर खुद ही मतलब दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, इसको निकाल दो, उसको रख लो। अरे भाई साहब, वहाँ पर एक थिंक टैंक है, जो कि कंडीशंस को ध्यान में रख कर के प्लेइंग 11 पिक करता है। उन्हें उनका काम करने दो, बाहर बैठ कर के नुक्ताचीनी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले कहा कि हम तो फैन्स हैं, शायद हमें इतना नॉलेज ना हो, मालूमात ना हो, लेकिन जो एक्स क्रिकेटर है वो कैसे मतलब ओवर हाइप करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को सनसनीखेज बनाने की कोशिश करते हैं कि वॉशी को खिला दो। अबे वॉशी को खिलाओगे तो फिर निकालोगे किसको? वरुण अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कुलदीप अच्छी बॉल कर रहा है, अक्षर बैटिंग बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और रही बात रवींद्र जडेजा की, तो जो पिछला मुकाबला था इंडिया न्यूजीलैंड का, उसमें केन विलियमसन को मतलब लिटरली हगा दिया था जड्डू ने, एक बॉल भी ठीक से नहीं खेल पा रहा था। तो ये आकाश चोपड़ा जैसे लोग क्या सिर्फ सनसनी क्रिएट करते हैं और फिर बाद में पोस्टमार्टम पिन पॉइंट करने की वो कोशिश करते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन था वो बेस्ट टीम थी। आप खुद देखिए ना कि इतना ज़बरदस्त तरीके से टीम ने परफॉर्म करा कि अर्शदीप को जगह नहीं मिल रही है, हर्षित राणा को जगह नहीं मिल रही है, ऋषभ पंत भाई टीम इंडिया का नंबर 1 कीपर, वो तक वहाँ पर बैठ कर के पानी पिला रहा है। तो कुछ तो चीज़ें देखी होंगी ना रोहित शर्मा ने और गौतम गंभीर ने कि भैया हमें ये 11 चाहिए। और ये जो 11 थे, इन 11 के 11 ने हर मैच में डिफरेंट टाइम पर कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन दिया है। कल भले ही कोहली नहीं चला है, गिल नहीं चला, लेकिन पिछले मुकाबलों में इन्होंने भी दम दिखाया है। और कल परफॉर्म करने का नंबर रोहित शर्मा का था, तो भाई लीडिंग बाय एग्जांपल, कप्तान एकदम फ्रंट फुट पर खेल रहा था। इन सारी चीज़ों में हमें भूलना नहीं चाहिए कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, ये वही केएल राहुल है जिसने कि 2023 के फाइनल में सबसे ज़्यादा गालियाँ खाई थी। बहुत ही टुक-टुक वाली उसने इनिंग खेली थी, लेकिन सेमीफाइनल ये चैंपियंस ट्रॉफी का और कल रात को फाइनल, इन दोनों ही मैचेस में उसने फिनिशर का रोल काफ़ी अच्छे से निभाया है। अब जहाँ केएल राहुल ने अपना फिनिशर का जो रोल है वो बखूबी निभाया है, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो श्रेयस अय्यर मिडल ऑर्डर को सँभालना, अच्छे से मतलब मोमेंटम बनाए रखना, बिल्कुल भी पैनिक ना करना। अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें तो श्रेयस अय्यर आई थिंक इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट बैट्समैन माना जाना चाहिए। और हमारी टीम इंडिया की तरफ से भी सबसे ज़्यादा रन जो है वो इसने श्रेयस अय्यर ने ही बनाए हैं। हालाँकि बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब तो रचिन रविंद्र को मिला है, 2 सेंचुरी मारी है उसने, तो डिज़र्व करता है वो। उसने मारे हैं 263 रन्स और इसने श्रेयस अय्यर ने 243 रन। तो हमारी टीम इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर बना है श्रेयस अय्यर, लेकिन उसे वो तवज्जो मिलती है नहीं, बट चुपचाप वो अपना काम कर रहा है। और मैच के बाद जिस तरह से उसने सेलिब्रेट करा है, वो तारक मेहता के मिस्टर अय्यर वाला डांस करके, ये व्हाइट ब्लेजर डाल करके 2013 में गंगनम स्टाइल में इसने विराट कोहली ने डांस किया था,
तो कल श्रेयस अय्यर ने डांस कराया है। हालांकि मैच खत्म होने के बाद बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि रोको जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोहित शर्मा आया, टंकी की चोट पर बोल गया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट फॉर्मेट है। और मुझे भी ऐसा ही लगा था कि रोहित शर्मा अभी रिटायरमेंट नहीं लेगा, क्योंकि रोहित शर्मा को आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी तो जीत ली, T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन रोहित शर्मा के मन में एक जो खलिश है कि मुझे 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतना है। और जिस तरीके से कल रोहित शर्मा ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो कहीं नहीं जा रहा है, तो मुझे पक्का यकीन है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के बाद ही अपना बल्ला टांगेंगे। वहीं न्यूजीलैंड को भी थोड़ा बहुत यार अप्रिशिएट करना बनता है। न्यूजीलैंड भाई, उनका बैड लक उनका साथ नहीं छोड़ रहा है। वो 2019 में भी हार गए, फिर आपने देखा 2023 वर्ल्ड कप में भी वो सेमीफाइनल में हार करके बाहर हो गए, फिर 2024 में तो उनको अफगानिस्तान ने बाहर कर दिया। और यहाँ पर देखें तो भाई साहब, ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम कमजोर टीम थी, वो टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम रही है, लेकिन उनका पाला पड़ा था टूर्नामेंट की नंबर 1 टीम यानी टीम इंडिया से। तो टीम इंडिया के सामने तो अच्छे अच्छे तुर्रम खां अभी ढेर हो रहे हैं, और स्पेशली ये जो स्लो पिचेस हो, इस तरह की कंडीशन में तो टीम इंडिया मतलब टोटल डोमिनेशन वाले मोड में चलती है, एक तरफा बना देती मुकाबले को। लेकिन कल थोड़ा सा बीच में कोहली और गिल के विकेट गिर गए थे, तो लगा था कि पैनिक हो जाएगा, लेकिन नहीं, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने जो है अच्छे से मोर्चा संभाल लिया। हालांकि जिस तरह से रोहित शर्मा खेल रहा था, हमें लगा था कि 40 ओवर में मैच खत्म कर देगा, लेकिन यही तो क्रिकेट है। लेकिन यही तो है ना भाई साहब 50 ओवर के क्रिकेट की खासियत, उसकी खूबसूरती। एक सेकंड पहले माहौल कुछ और होता है, अगले ही सेकंड में माहौल कुछ और हो जाता है। टीम कब पलटवार कर जाए, कमबैक कर जाए, कोई नहीं जान सकता। इसीलिए 50 ओवर का क्रिकेट जो है वो मतलब एक टाइम पर हम सबका फेवरेट रहा है, बट आजकल क्या है, T20 इतना चल रहा है ना कि 50 ओवर के मैचेस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, हर मुकाबला दमदार रहा है। लेकिन हाँ, हर मुकाबला दमदार तो रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत सिनेमा वाला एलिमेंट भी देखने को मिला है, जय शाह की स्क्रिप्ट भी देखने को मिली है, और नेक्स्ट लेवल की आपको कॉमेडी भी देखने को मिली है। वो पाकिस्तान जिन्होंने कुदरत का निज़ाम का इतना राग अलापा, ना उनकी टीम फाइनल में आ पाई और ना ही फाइनल पाकिस्तान में जा पाया, सब कुछ कितना ज़बरदस्त तरीके से प्लान किया है। परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट एग्जीक्यूशन कोई जय शाह से सीखे। लेकिन जैसे कि मैं अपने पहले के एक वीडियो में बोल चुका हूँ कि आप भले ही चीज़ें प्लान कर लो कई तरह से, स्क्रिप्ट लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, बट उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेयर भी तो चाहिए। अब पाकिस्तान तो होस्ट नेशन था, पीसीबी ने अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिखी होगी, फ्लैट विकेट तैयार करवाए, लेकिन जब आपके प्लेयर जो हैं वो ग्राउंड में कुछ ना करें, सिर्फ पीआर के दम पर बॉब्जी कर लेगा, बॉब्जी कर लेगा, कभी विन कभी लर्न, साला मतलब अब परफॉर्म करने के बजाय कोई व्हाइट लिपस्टिक लगा रहा है, कोई हरे हरा वो कलर पोत रहा है, मतलब परफॉर्म करेंगे, समझ गए ना, इतना सा, लेकिन दिखावा करेंगे दुनिया भर का। तो ऐसे नोबड़े जब आपने प्लेयर भर रखे हैं जो ग्राउंड से ज़्यादा वहाँ पर ये मदरसे में टाइम स्पेंड करें, मस्जिदों में टाइम स्पेंड करें, तो उस टीम के लिए आप कितनी प्लानिंग कर लो, कितनी स्क्रिप्ट लिख दो, भाई वहाँ कुछ नहीं हो सकता। प्लानिंग कैसे की जाती है और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाता है, ये कोई बीसीसीआई से पूछ ले। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोले कि भाई तुम इसलिए जीत गए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस बार अपनी बी टीम भेजी, वहाँ वो नहीं था, स्टार्क नहीं था, कमिंस नहीं था। लेकिन वही लोग बड़ी सफाई से एक चीज़ को इग्नोर कर देंगे कि हमारी टीम बिना बुमराह के खेल रही थी, अर्शदीप था, लेकिन फिर भी उसे एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। और यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर के आ रही कि जहाँ बाकी की टीमें मतलब स्ट्रगल कर रही हैं अच्छे प्लेयर ढूँढने में, हमारे पास तो ऐसे खिलाड़ी हैं कि भाई एक साथ 2-2 टीमें, आप देखें इस टीम में सूर्य कुमार यादव भी नहीं है, अभिषेक शर्मा नहीं है, तिलक वर्मा नहीं है, अर्शदीप का मैंने ऑलरेडी मेंशन करा। तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ कितनी ताबड़तोड़ है। जायसवाल जैसा खिलाड़ी भाई वो वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पा रहा, तो आप देखें हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ कितनी ज़बरदस्त है। हमारा एक-एक खिलाड़ी एक चैंपियन की तरह परफ़ॉर्म करता है, चाहे वो कुलदीप हो, चाहे वो वरुण हो, चाहे वो जड्डू हो, अक्षर हो, हार्दिक पांड्या तो अलग ही, मतलब जब से डिवोर्स हुआ है, भाई वो पता नहीं कौन-सी चीज़ का वो बदला ले रहा है। मुझे लग रहा है कि सामने जो बॉलर हैं, उन बॉलर्स के अंदर हार्दिक पांड्या को नताशा दिखाई देती होगी, तभी छक्के मारता रहता है। अब आप बताइएगा कमेंट करके आपके ओपिनियन, जिस तरीके से कल का मैच गया है, जिस तरह से कंबल कुटाई करी है रोहित शर्मा ने इसकी न्यूजीलैंड के बॉलर्स की, मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स के अंदर रोहित शर्मा को वो शमा करके जो कांग्रेस की लुक्की नेता है, उसका चेहरा दिख रहा होगा। ओवरऑल जिस तरीके से कल टीम इंडिया जीती है और जिस तरह से कहीं न कहीं टीम इंडिया कह रही है आईसीसी वालों को कि भैया जलवा है हमारा यहाँ पर, पिछले 1 साल के अंदर 2-2 आईसीसी ट्रॉफी जीत ली है टीम इंडिया ने, जबरदस्त तरीके से जलवा दिखा दिया है। आपके क्या है ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।